Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, who has won India's first ever silver medal in the FIDE World Blitz Chess Championship? And correct answer for this question is K. Humpy. Next question was, which two nation has signed MLAT? और इसका सही जवाब है इंडिया एंड सऊदी अरेबिया. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, ग्लोबल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? एंड करेक्ट आंसर इज 1st of January. And last question for today was, recently 205th anniversary of which battle was observed in India? And correct answer for this question is Battle of Bhima Koregaon. चलिए, so without wasting any time, let's see what is in the news. सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की नए मेजॉरिटी से एक रूलिंग यहाँ पर दे दी है. 4:1 का एक वर्डिक्ट आया है जहाँ पर ये बोला गया है कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं पाया गया है एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन. देखिए अब हुआ क्या था कि जब हम 2016 की बात करते हैं तो पार्लियामेंट के असेंट के बिना ही जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर दिया था, डिमोनेटाइजेशन को डिक्लेयर कर दिया था. और आप सभी को अगर याद हो और जिनको नहीं भी याद हो तो भाई मिडनाइट एक स्पीच यहाँ पे डिलीवर की गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को यहाँ पे टोटली बैन कर दिया था. हालांकि यहाँ पर जो वर्डिक्ट आया है इन्होंने बोला कि भाई किसी भी तरीके की किसी लॉ को यहाँ पर नहीं तोड़ा गया है. ठीक है, सो यहाँ पर बोला गया है जो प्रोसीजर है अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 2 वाज नॉट वायलेटेड merely because the central had taken the initiative to advise the central board to consider recommending demonetization. वहीं इसके डिफरेंट एक ओपिनियन आया है कि भाई क्या किया जा सकता था, आप एटलीस्ट नोटिफाई तो कर सकते थे, बट आपने किसी को भी नहीं बताया और डायरेक्टली क्या कर दिया, डिमोनेटाइजेशन यहाँ पर लागू कर दिया. चलिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करें डिमोनेटाइजेशन की, तो देखो आपको पता होना चाहिए बेसिकली डिमोनेटाइजेशन क्या होता है. एक एक्ट होता है ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर. ठीक है, आप सभी को पता है ये जो मुद्राएं आपको मार्केट में देखने के लिए मिलती है, जो करेंसी आप देखते हो उसके पास एक लीगल स्टेटस होता है, लीगल टेंडर होता है. तो जब डिमोनेटाइजेशन में किसी करेंसी को डिक्लेयर कर दिया जा रहा है कि अब से 1000 और 500 रुपए के नोट पर लीगल टेंडर नहीं रहेगा, मतलब ये करेंसी मार्केट से आउट हो जाएगी. दैट मीन्स यहाँ पर क्या किया जाता है, इस करेंसी को मार्केट से सर्कुलेशन से रिटायर कर दिया जाता है, पुल आउट किया जाता है और रिप्लेस किया जाता है विद द न्यू नोट्स और कॉइन्स. सो दिस इज बेसिकली डिमोनेटाइजेशन. अगर हम बात करें तो 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों का डिमोनेटाइजेशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला था. बेसिकली इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं, बट ठीक है ये आर्टिकल न्यूज़ में था तो आपको वापस से एक रिकॉल हो जाएगा, एक मेमोरी यहाँ पर वापस आ जाएगी कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे. देखिए, डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है डिस्करेज करना हाई डिनोमिनेशन के नोट्स को जिनका इलीगल ट्रांजैक्शन में यूज़ किया जा रहा है. क्यों भाई, ताकि जो ब्लैक मनी है उसको क्या किया जा सके, कर्ब किया जा सके. अलॉन्ग विद दैट डिजिटलाइजेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई थी कि ठीक है कमर्शियल ट्रांजैक्शन जितने भी हों और गवर्नमेंट को जो टैक्स बूस्ट करने में या ये जो पैसा यहाँ वहाँ गायब हो जाता है जिसका कोई अकाउंट नहीं रहता, उसके लिए डिजिटलाइजेशन ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए भी इसको ओपन किया गया था. ठीक है, इसी के बीच में डिमोनेटाइजेशन के बीच में आपको याद रखना एक ऑपरेशन क्लीन मनी चला था. ठीक है, ये किसने चलाया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने. क्यों, देखिए ई वेरिफिकेशन किया गया था सारे लार्ज कैश डिपॉजिट का. आप सभी को याद होगा लंबी लंबी लाइन लग रही थी जिसमें आपको वेरीफाई करवाना था अगर आपके पास इस डिनोमिनेशन का कोई भी नोट था उसके बाद ही वो आपके अकाउंट में जा सकती थी. ठीक है, सो ये आप याद रखेंगे. ऑपरेशन क्लीन मनी किसने लॉन्च किया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था. क्यों किया था जी, ई वेरिफिकेशन के लिए जितने भी लार्ज कैश डिपॉजिट है जो कि नवंबर 9 से लेकर दिसंबर 30 के बीच में यहाँ पर हुए. फ़ायदा क्या होगा, इसका एम था कि ये जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है चाहे एक्सचेंज किया गया हो, सेविंग की गई हो, इनको मैच करना कि भाई
इनका सोर्स क्या है, इनका रूट क्या है। और रिजल्ट देखिए हमें पता चला था, बहुत सारे नोट वेस्ट हो गए थे लोगों के पास, उनकी अकाउंटेंसी ही नहीं थी, उनकी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी कि ये पैसा आखिर आया कहाँ से। चलिए, तो इस आर्टिकल में इतना ही। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट। ऑल्सो अगर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं और चाहते हैं आप हर सब्जेक्ट में मास्टर हो जाएं और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो MPPSC और UPSC जैसे बड़े एग्जामिनेशंस में, सो डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, MP नगर Zone 2 भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है वॉल ऑफ पीस म्यूरल की। चलिए, ये जो वॉल ऑफ पीस म्यूरल है, ये देखिए केरला में यहाँ पर इसको लगाया गया है। ये 700 फीट लंबी एक वॉल है जिस पर अलग अलग भाषाओं में, लगभग 250 भाषाओं में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में पीस वर्ड को लिखा गया है। तो देखिए कितनी लंबी है, 700 फीट लंबी ये है। और इसको फाइनली, इस म्यूरल को क्या कर दिया गया है, इसको पब्लिक कर दिया गया है। इस पर एक हल्का सा डस्टिंग किया गया है गोल्डन कलर का, जो आप देख सकते हैं। और ये लगभग एक स्टैंड है इसका 10 फीट हाई वॉल, जहाँ पर इसको लगाया गया है। और इसी का रिजल्ट है कि यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको लार्जेस्ट पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया है। देखिए, अब इस पूरे म्यूरल को बनाने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो केरला गवर्नमेंट का तो डेफिनेटली रहा है, क्योंकि दे टुक द इनिशिएटिव। अलॉन्ग विद दैट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर सुरेश के नायर और उनकी स्टूडेंट ने मिलकर इसको यहाँ पर तैयार किया है। आप देख सकते हैं, ये हिंदी में भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है शांति। ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस में 250 कलर्स में केरला में इसको लगाया गया है। 700 फीट लंबी ये वॉल है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर बात की जा रही है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इंडियाज प्रिजन फुटप्रिंट। देखिए हुआ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डे को जब सेलिब्रेट किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट इन नवंबर 2022, वहाँ पर हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने बहुत सारी अपनी जर्नी की बातें बताई। साथ ही उन्होंने अपना कंसर्न भी बताया कि जितने जो प्रिजनर्स हैं हमारी कंट्री में, उनके हालात कैसे हैं। साथ ही उन्होंने हाईलाइट किया कि हम बिल्कुल अनअवेयर हो जाते हैं जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है और जब प्रिजनर्स की बात आती है, तो हम भूल जाते हैं कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन और इनके पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन अगर आज की डेट में हम इनकी कंडीशन देखें तो ये बहुत ही बेकार है। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो इनकी फैमिली है वो लगातार पुअर्टी को फेस करती हैं, छोटे छोटे ऑफेंसेस को ये लगातार फेस करते हैं। और रिजल्ट क्या हो जाता है भाई, छोटे किसी अपराध में अंदर आ गए, लेकिन जो हमारा जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर, इनके बीच में देखिए एक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता। और रिजल्ट क्या होता है, छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए भी सालों साल लोग जेल में बंद रहते हैं। सो प्रेसिडेंट मुर्मू ऑल्सो एम्फोसाइज्ड ऑन दैट कि भाई जो हमारी जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और हमारा जो लेजिस्लेचर है, इन सबको एक साथ काम करने की आवश्यकता है। अदरवाइज क्या होगा, हम कैसे इस ओवर क्राउडिंग को ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि रिसेंटली जून में लास्ट ईयर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से बोला था कि भाई हमें 1.6 लाख स्क्वायर मीटर का लैंड प्रोवाइड करिए। क्यों करिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रिजनर्स की संख्या है वो इतनी ज़्यादा है कि हमें कुछ नया कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। हालांकि इसके लिए फंड भी अलोकेट हो गया है और ये जो बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है इसको 2 फेजेस में तैयार किया जाएगा। फर्स्ट कैसा फेज होगा, जहाँ पे हाई रिस्क ऑफेंडर्स है, और दूसरा जहाँ पर अंडर ट्रायल्स है। क्योंकि अंडर ट्रायल्स का मतलब अभी यहाँ पर यही है कि उसके ऊपर प्रूफ नहीं हुआ है, उसकी ट्रायल चल रही है। रिजल्ट क्या होता है भाई, अंडर ट्रायल भी मेन कैदियों के साथ यहाँ इनको बंद कर दिया जाता है। पहले तो ओवर क्राउडिंग होती है, दूसरा देखिए यहाँ पर जेलों के अंदर भी क्राइम्स हो जाते हैं बहुत सारे, जिनके बारे में हम अनअवेयर हो जाते हैं। इनको अपने घर वालों से बात करने नहीं दिया जाता, मेंटली हरासमेंट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो सारा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इसको हमें ईजी करने की आवश्यकता है, इस आर्टिकल में बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा रीथिंकिंग आर्किटेक्चर। सो यहाँ पर बात ये भी की जा रही है, जब हम हाई सिक्योरिटी जेल्स को बनाने की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इनके आर्किटेक्चर को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है, देखिए हमें हाई वॉल्स बनाने की ज़रूरत है। कैसी,
बिटवीन सेल्स, ताकि क्या हो सके, जो इनमेट्स हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर क्या नहीं कर पाए, डिस्टर्ब। साथ ही देखिए ऐसी ऐसी वॉल्स भी बना दी जाती हैं कि प्रिजनर्स एक दूसरे को देख ना पाए, बात ना कर पाए, और सर्विलेंस बढ़ा दिया जाता है। तो एक जो फ्रेंच फिलोसोफर है मिशेल, उनका बोलना ये है कि इस तरीके की ये जो काम गवर्नमेंट्स करती है ना, ये बेसिकली एक जो कैदी है उसकी आत्मा को तोड़ने का काम यहाँ पर किया जाता है, उसके मोरल को डाउन करने का काम किया जाता है। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ टॉर्चर जो हमें दिखाई नहीं देता। सो वी मस्ट थिंक अबाउट प्रिजनर्स मेंटल हेल्थ एज वेल। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस की जा रही है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो जो हमारे प्रिजन्स है वो अभी भी एज ओल्ड प्रिजनर एक्ट 1894 के तहत उनको रूल किया जाता है, जो कि भाई एक पनिशमेंट को किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे रेट्रीब्यूटिव मेजर्स अपनाए जाते हैं रादर देन द रिहैबिलिटेटिव। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का बिल्कुल पूरा इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है। कोई चेंज आज तक यहाँ नहीं देखने मिले हैं। जैसे जेलों में आपको पता है अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। सो यहाँ पर कास्ट के बेस पे काम को डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दलित है या आदिवासी है या कोई एक हाई क्लास से कोई व्यक्ति बिलोंग करता है, तो उनकी कास्ट के बेस पे यहाँ पर उनको काम डिवाइड किया जाता है। चलिए आर्टिकल में आगे बताया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ा कारण इंडिया में इस ओवर क्राउडिंग का ये है क्योंकि हम क्राइम को प्रिवेंट करने में असमर्थ हैं। ठीक है, जो हमारी अप्रोच है क्राइम के लिए वो प्रिवेंटिव होनी चाहिए रादर देन रिएक्टिव, कि जब घटना घटेगी तभी हम रिएक्ट करेंगे, बल्कि होना क्या चाहिए कि घटना घटने के पहले ही हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि ये जो हमारे प्रिजनर्स हैं यहाँ पर क्या ज़रूरत है। देखिए पहले तो ओवर क्राउडिंग को बचाने की हमें ज़रूरत है। बाकी जो हमारे प्रिजनर्स हैं इनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी हमें बात करना चाहिए, जिसका प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी बहुत ज़्यादा जिस पे एम्फसाइज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई इनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन। तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, इनको बिल्कुल ऐसे नहीं ट्रीट करना है कि जैसे सॉलिटरी पनिशमेंट दे दी गई है, रादर इस तरीके से भी ट्रीट करने की आवश्यकता है कि दे आर ह्यूमन। इनके बीच में वायलेंट क्लैशेस हमें देखने को मिल जाते हैं, ओवर क्राउडिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है, जेलों के पास फंड्स नहीं होते, कैदियों का अच्छे से ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो पाता, उनको उनके घर वालों से बात करने नहीं दी जाती है, किसी की तो अननेचुरल डेथ हो जाती है और उनके घर वालों को ही नहीं पता चलता कि यहाँ पे लोग मर गए हैं, है ना। अगर हम 2015 और 16 के एक डेटा के बारे में बात करें तो लगभग 120 से ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या हो गए, अननेचुरल डेथ इनकी यहाँ पर हो गई, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो अल्टीमेटली पॉइंट इज़ दैट कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये बोलता है कि मेंटल हेल्थ कंसर्न जो हमारे इंडियन प्रिजनर्स हैं उनके लिए तो टोटली आपने अवॉइड ही कर दिया, जबकि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट वहाँ पर होने चाहिए इनको फैसिलिटेट करने के लिए, पर टाइम टू टाइम जो इनसे बातें करें। स्पीडी ट्रायल्स हमारे लिए लाना ज़रूरी है। साथ ही जो हमारा लॉयर्स और प्रिजन रेशो है उसको भी हमें बराबर करने की आवश्यकता है। नहीं है तो भाई स्पेशल कोर्ट्स लेके आइए, जल्द से जल्द इन जितने भी केसेस हैं उनका निराकरण करने की हमें आवश्यकता। तो ये पूरा आर्टिकल इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात की जा रही है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। देखिए एक बिल यहाँ पर प्रपोज करने की बात की जा रही है, कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर बात किए जा रहे हैं इन दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में यहाँ पर एक प्रपोजल लाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें ये बोला गया है कि ऑनलाइन गेम्स को रजिस्टर करना ज़रूरी है हमें सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है, ऐसा कोई भी गेम जो अलाउ करता है भाई वेजरिंग को, मतलब जुए को यहाँ पर कोई अलाउ कर रहा है, इनको डिसाइड करने की आवश्यकता है। बीइंग अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन दे विल डिटरमाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट प्रोहिबिटेड वेजरिंग। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करने की आवश्यकता है। साथ ही जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशंस है उन्होंने भी इसको पूरी तरीके से वेलकम किया है। हालांकि यहाँ पर इसके बारे में विचार किया जा रहा है, अभी ये एक ड्राफ्ट है और जैसे ये फाइनली हमारे सामने आएगा तब हम इसको बहुत क्लियरली पढ़ेंगे।
ठीक है। अब देखिए इसके एम्स की यहाँ पर बात की गई है। एम क्या है आखिर? तो ऑनलाइन गेमिंग जो है हमारी, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक रूल्स के एम्बिट में लाना हमारा पहला इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा यहाँ पर बात की जा रही है, ये जो मॉडल है बिल्कुल सिमिलर है जब हम डिजिटल न्यूज़ साइट्स या स्ट्रीमिंग सर्विसेज की बात करते हैं अंडर आईटी एक्ट। अब देखिए एक और यहाँ पर इशू आ जाता है बार बार, विच इज़ दी स्किल बेस्ड गेम। देखिए जब हम गेम की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स यहाँ पर बोले जाते हैं। एक होता है गेम ऑफ स्किल और एक हो जाता है गेम ऑफ चांस। सो गेम ऑफ चांस बेसिकली वो होते हैं जहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है बहुत सारे रैंडम फैक्टर से कि भाई आप में कितनी भी स्किल हो, लेकिन एक प्रपोर्शनेट फिक्स होता है कि इस चांस, अगर ऐसा कोई चांस हुआ तभी आप जीत पाएंगे। दूसरा हो जाता है गेम ऑफ स्किल, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है किसी की मेंटल या फिजिकल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ अ प्लेयर, ठीक है, रादर देन चांस। तो यहाँ पर इस बारे में भी बात की जा रही है कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, इफ गेम्स रिकॉग्नाइज इन कोर्ट एज गेम ऑफ स्किल विल कंटिन्यू टू बी ऑपरेटेड अंडर दिस सेम पॉलिसी। ठीक है, सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है। साथ ही देखिए ऑनलाइन गेमिंग को इस एम्बिट में लाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस हैं जो हम इनके थ्रू देखते हैं, तो वहाँ पर भी एक सिक्योरिटी मेंटेन करना आवश्यक है। अगर हम बात करें कि अभी तक गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले चुकी है या ले रही है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक नोडल एजेंसी के रूप में यहाँ पर काम करती है जो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करती है, एक्सेप्ट ई स्पोर्ट्स कैटेगरी, ठीक है, जिसको डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पोर्ट हमारे यहाँ पर कवर करता है। ठीक, ये सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग को कवर करता है और गेम ऑफ स्किल्स को कवर करता है। अगेन आई एम टेलिंग, ये गेम ऑफ चांस को यहाँ पर कवर नहीं करता, तो उसको भी इस एम्बिट में लाने के लिए ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री का भी आपको यहाँ पर रोल देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं उन सेक्टर्स को जहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती हैं ऑनलाइन गेमिंग में। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री देखिए कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और जो हमारा 2025 में एक्सपेक्टेड इस गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ने का एस्टिमेशन लगाया गया है, दैट इज़ 5 बिलियन US डॉलर, है ना। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री हो जाएगी। सो बिफोर दैट हमें बहुत सारे बिल्स और ड्राफ्ट यहाँ पे लाने की आवश्यकता है। चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज़ इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नेम्ड द टॉप 3 lenders in India. Those are State Bank of India, ICICI Bank and HDFC Bank as domestic systematically important bank or bank that are too big to fail. Next is the Chief Justice of India, Mr. D.Y. Chandrachud, has announced the launch of the Electronic Supreme Court Report project, which aims to provide free access to around 34,000 judgment of the apex court to lawyers, law students, and general public. Next is Croatia has taken 2 major steps toward further integration with the European Union by adopting the euro and joining the Schengen zone. Next is the Government of India has sponsored the proposal for the International Year of Millets 2023, which has been accepted by the United Nations General Assembly. So it's a quiz time and first question is, which year is sponsored as International Years of Millets by India? Next question is, recently which country has switched to euro currency? एंड यू ऑल नो द ड्रिल। करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.